हेलो लर्नर्स, हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्लास में इस क्वेश्चन तक कर लिया था। 73 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम लोग 74 से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, लिटरेसी इज नाइडर द बिगनिंग नॉर द एंड ऑफ एजुकेशन, इट इज़ वन ऑफ द मीन्स बाय मैन एंड वुमेन कैन बी एजुकेटेड, हु सेड दिस। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? तो जो लोग हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही शुरुआत, यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुषों और स्त्रियों को शिक्षित किया जाता है। बताइए ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी की। आप लोग याद रखेंगे ये स्टेटमेंट किसकी है? महात्मा गांधी की। और इससे रिलेटेड थोड़े से और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या है? जैसे जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने 3R पे फोकस करने की जगह 3H पे फोकस किया था। तो महात्मा गांधी ने 3H थ्योरी दी थी। अब 3R क्या होती है? पहले लोग महात्मा गांधी की इन थ्योरी से पहले लोग 3R वाली थ्योरी पे फोकस करते थे। तो 3R क्या होते थे? 3R का मतलब है रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। इस पे फोकस किया जाता था। पर महात्मा गांधी जी ने बोला कि 3H पे फोकस किया जाए। तो 3H क्या है? हैंड, पहला H से हो गया हैंड, सेकंड से हो गया हेड एंड थर्ड से हो गया हार्ट। ओके, तो ये हमारी जो हैंड, हार्ट और हेड की थ्योरी है ये किसने दी है? ये भी महात्मा गांधी जी ने दी है। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड इट सजेस्ट दैट नर्सरीज शुड बी ओपन सेपरेटली इन द सिटीज़। अब बताइए इसका आंसर करेक्ट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है एजुकेशन प्लान ऑफ पोस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये हमारा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट है। एंड ये आपको मैंने बताया भी था, एजुकेशन प्लान ऑफ पोस्ट फॉर डेवलपमेंट इन इंडिया, ये किसकी बात करी जा रही है? ये सर्जेंट रिपोर्ट की बात करी जा रही है। ये इसी का सर्जेंट रिपोर्ट का ही ये क्या है? हमारा ऑफिशियली नेम है। ओके, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया भी था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु थॉट ऑफ यूनिवर्सिटी स्टेटस इन इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हु सजेस्टेड द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी, यूजीसी। ये बताइए तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या है? सर्जेंट रिपोर्ट। ये मैंने सर्जेंट रिपोर्ट की, जिसको जो भी ये वीडियो देख रहा है, इससे पहले का जो वीडियो है इसमें मैंने सर्जेंट रिपोर्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने बताए थे। मैं अभी फिर से रिपीट कर दे रही हूँ थोड़े थोड़े जो इम्पॉर्टेंट है। वैसे आप लोग प्रीवियस क्लास में जाके देख लीजिए। जो सर्जेंट रिपोर्ट थी वो 1944 में आई हुई थी और इसका जो ऑफिशियली नेम था उसको बोलते थे रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑन पोस्ट फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। ओके, एंड इसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन पे मेजर फोकस किया था, प्री प्राइमरी एजुकेशन पे, जिसपे बच्चे की जो एज होती है वो 3 to 6 के बीच, 3 to 6 ईयर के बीच में होती है। एंड यूनिवर्सल एंड कंपलसरी एजुकेशन की तरफ फोकस किया था। और ये जो यूनिवर्सल और कंपलसरी एजुकेशन थी ये 6 to 14 ईयर के बच्चों को दी जानी चाहिए थी। एंड ये जो सर्जेंट रिपोर्ट थी इसमें से ही रिकमेंडेशन थी कि इस्टेब्लिशमेंट किया जाए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी की, मतलब यूजीसी की। और जो इसकी टाइमलाइन थी वो 40 ईयर थी। ओके, तो ये जो आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें है कि हु सजेस्टेड द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सर्जेंट रिपोर्ट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल यूनिवर्सिटी, ठीक है, वॉज सजेस्टेड बाय। तो आपको रूरल यूनिवर्सिटी, ये जो आपको राधा कृष्णन कमीशन है
इसका करेक्ट आंसर क्या है? राधा कृष्णन कमीशन। तो राधा कृष्णन कमीशन के बारे में थोड़ा हम लोग थोड़े फैक्ट्स जान लेते हैं। जो राधा कृष्णन कमीशन है ये कब आया था? ये आया था 1948। तो ये आपको याद रखना है, 1948 में आया था राधा कृष्णन कमीशन। ओके, एंड इस जो हमारा राधा कृष्णन कमीशन है इसको ऑफिशियली हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको ऑफिशियली हम लोग जानते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो ये आपको याद रखना है राधा कृष्णन कमीशन का। कहीं अगर राधा कृष्णन कमीशन नहीं लिखा है और वहाँ पे क्या लिखा है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, तो वो हमारा राधा कृष्णन कमीशन है। और ये कब आया था? 1948 में आया था। ओके, इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये जो राधा कृष्णन कमीशन था इसमें मेजर फोकस जो किया गया था वो हायर एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे किया गया था। मेजर फोकस जो था, टारगेट जोन जो था वो हमारा हायर एजुकेशन था। ओके, एंड इसमें सबसे बड़ा सजेशन क्या दिया गया था? सजेशन ये दिया गया था कि जो एजुकेशन शुड बी प्लेस्ड ऑन कॉन्करेंट लिस्ट, कि एजुकेशन जो ये टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, इसको हमें किस पे ये हमारा जो एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं, ये जैसे कि एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, तो वैसे ही इसको किस लिस्ट, 3 लिस्ट होती है, तो इसको हमें कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर देना चाहिए जो एजुकेशन है, जिससे क्या हो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके इसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बना सकें। ओके, तो ये इसका सबसे बड़ा जो सजेशन था वो यही था कि एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर देना चाहिए। ओके, एंड इसमें से आपको जो मेजर एडवोकेट किया गया था वो किया गया था रूरल यूनिवर्सिटीज़ को, कि जो रूरल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पे मेजर फोकस किया गया था। उन यूनिवर्सिटी पे क्या किया जाए कि फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड लोकल इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया जाए। ओके, तो जो रूरल यूनिवर्सिटीज़ हैं उस पर फोकस किया गया था मेजर। तो अगर आपका रूरल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में रूरल यूनिवर्सिटी दिया हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राधा कृष्णन कमीशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ओके, एंड इसमें से जो वर्किंग डेज बताए गए थे उसमें मिनिमम वर्किंग डेज बताए गए थे राधा कृष्णन कमीशन में कि 180 मिनिमम वर्किंग डेज होने चाहिए। एंड इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन की बात कर लेते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि 12 ईयर की क्या होनी चाहिए? स्कूलिंग होनी चाहिए, एंड 3 ईयर का उसके बाद डिग्री कोर्स होना चाहिए, जिसमें से जो ग्रेजुएशन का हम लोग कोर्स करते हैं वो 3 ईयर का आपका ग्रेजुएशन का कोर्स होना चाहिए। और इनकी लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी कि इसमें बोला गया था राधा कृष्णन कमीशन में कि जो बच्चों को जो इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए वो उनके रीजनल लैंग्वेज में दिए जाने चाहिए। एंड जो आपकी टेक्निकल एजुकेशन है या साइंटिफिक या जो साइंटिफिक रिसर्च है या टेक्निकल एजुकेशन है, उसमें से इंग्लिश को क्या करना चाहिए? एसोसिएट लैंग्वेज के उसमें देखा जाना चाहिए। तो अगर आपसे एसोसिएट लैंग्वेज इंग्लिश को पूछा जाए कि इंग्लिश कंटेनिंग एज इन एसोसिएट लैंग्वेज फॉर विच कमीशन, तो इसमें आपका राधा कृष्णन कमीशन आएगा। ओके, तो एसोसिएट लैंग्वेज के उसमें आपको राधा कृष्णन कमीशन में ये बोला गया था कि इंग्लिश जो है वो एसोसिएट लैंग्वेज के उसमें होनी चाहिए, और जो जितने भी आपको इंस्ट्रक्शन बच्चों को दिए जाने चाहिए वो उनके रीजनल लैंग्वेज में दिए जाने चाहिए। ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कुछ राधा कृष्णन कमीशन की। एंड अब इसके क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। who was not foreigner in the university education commission? तो KN Bahal। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, टीचिंग यूनिवर्सिटी शुड डेवलप, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट ग्रेजुएट। ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च डिपार्टमेंट। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एम्फेसिस इन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिल इन द ब्लैंक्स में 4 वीक्स टीचिंग प्रैक्टिस शुड बी कंपलसरी फॉर एवरी ट्रेनी। ओके, तो कितने टाइम की जो ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिस होती है, वो ज़रूरी थी, कंपलसरी थी, तो वो आपको याद रखना है 4 वीक्स की। ओके, एंड नेक्स्ट अब हमारे हैं मुदलियार कमीशन से सारे क्वेश्चन। तो मुदलियार कमीशन को हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में
कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। तो जो मुदलियार कमीशन है ये कब आया था? 1952 टू 1953, मतलब कि अपॉइंट किया गया था 1952 में, एंड इसको इनकी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट करी गई थी 1953 में। ओके, एंड जैसे आपको राधा कृष्णन कमीशन को हम लोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से जानते हैं, वैसे ही हम लोग मुदलियार कमीशन को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, एंड जो इसके चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये चेयरमैन के नाम आपको पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि जो आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन थे उनके थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वैसे ही जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मुदलियार कमीशन है इनके आपके चेयरमैन थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। ओके, एंड इसमें जो फोकस एरिया मेजर था वो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन पे किया गया था। आपको याद क्या रखना है, जो मुदलियार एजुकेशन है उसमें आपका फोकस किया गया था सेकेंडरी एजुकेशन पे, एंड जो राधा कृष्णन कमीशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है उस पर मेजर फोकस किया गया था आपके हायर एजुकेशन पे। एंड इसमें से 7 ईयर सेकेंडरी प्रोग्राम बताया गया था। अब इसको थोड़ा आप समझ लीजिएगा क्या प्रोग्राम बताया गया था। तो इसमें 7 ईयर सेकेंडरी प्रोग्राम में क्या बताया गया था कि उसको डिवाइड किया गया था 3-4-3 में। जैसे 3-4-3 में कैसे? जब आप मिडिल स्टेज पे होंगे, तो जब आप मिडिल स्टेज में होंगे उसको 3 ईयर के में डिवाइड, 3 ईयर में कैसे कि क्लास 5th 6th 7th ये आपके हो गए 3 ईयर। फिर उसके बाद कितने में डिवाइड किया गया? 4 ईयर में। तो 4 ईयर में जब हायर सेकेंडरी करेंगे, आपने 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास आपने मिडिल या जूनियर स्टेज हो गई आपकी 5th 6th 7th, एंड जो 4 ईयर आपके हैं हायर सेकेंडरी के 8th 9th 10th 11th, ये आपका 11th तक हो गया हायर सेकेंडरी। एंड जो डिग्री कोर्स था वो 3 ईयर का किया गया। तो इसमें से आप कहेंगे 12th क्लास कहाँ गई? जो 12th क्लास थी उसको मर्ज कर दिया गया था 3 ईयर के डिग्री कोर्स में। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि जो मुदलियार कमीशन था उसमें से जो 12th क्लास है उसको डिग्री कोर्स में आपको मर्ज कर दिया गया था, ठीक है, और 11 तक की आपकी सेकेंडरी एजुकेशन चलेगी। ओके, तो इसमें से आप अपने क्वेश्चन अब सारे हम लोग सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मुदलियार कमीशन द सेकेंडरी एजुकेशन वॉज फ्रॉम विच क्लास टू विच क्लास? आपको मैंने अभी बताया, तो क्लास 5th टू क्लास 11th। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ मल्टीपर्पज़ स्कूल। अब मल्टीपर्पज़ स्कूल आइडिया किसका था? ये आपका था मुदलियार कमीशन का। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुदलियार कमीशन। व्हाट वाज द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ मुदलियार कमीशन? मैंने अभी आपको बताया किस पे फोकस था मेजर इनका? सेकेंडरी एजुकेशन का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एजुकेशन। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है मुदलियार कमीशन डज नॉट रिकमेंडेड दैट। तो इसमें से कौन सी चीज़ रिकमेंड नहीं करी थी? तो ऑप्शन डी, जहाँ पे आपको ओनली दिखता है, मैक्सिमम जो निगेटिव सेंस वाले होते हैं वही आपके नॉट रिकमेंडेड है। तो ये आपका है पीपुल्स ओनली मेंटल प्रोग्रेस शुड बी asserted. Okay, and next question, मुदलियार कमीशन डिवाइडेड द कैरिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इनटू, तो आपको मैंने बताया 7 ग्रुप्स। ओके, हु प्रेजेंटेड द 5-point प्रोग्राम? तो आपका यहाँ से आपको क्या पढ़ना है? कोठारी। अब कोठारी कमीशन, तो अब जब कोठारी कमीशन आया तो अब पहले ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि हु प्रेजेंटेड 5-point प्रोग्राम। तो 5-point प्रोग्राम किसने प्रेजेंट किया था? कोठारी कमीशन ने किया था। एंड कोठारी कमीशन आया कब था? 1964 में आया था। तो ये आपको याद रखना है कि जो कोठारी कमीशन है वो 1964 में आया था। ओके, तो इसको 1964 टू 66 करते हैं, क्योंकि 1964 में ये अपॉइंट हुआ एंड ये जो रिपोर्ट सबमिट करी गई थी वो 66 में करी गई थी। ओके, एंड इनके जो इसको किस नाम से फॉर्मली किस नेम से जानते हैं? तो इसको नेशनल एजुकेशन कमीशन के नेम से जानते हैं, और इनके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ओके, एंड इसमें जो आपका जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर था वो कैसा था? वो था 10+2+3 पैटर्न में था। ओके, तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसमें किस पैटर्न में था कोठारी कमीशन में? तो 10+2+3 के पैटर्न में था। इसमें से जो आपकी 10
था ये आपकी जनरल स्कूलिंग थी, एंड ये जो 2 ईयर था वो आपकी क्या थी, हायर सेकेंडरी थी, और 3 ईयर आपका डिग्री कोर्स था। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि 10 ईयर की आपकी जनरल स्कूलिंग थी, एंड 2 ईयर की आपकी हायर सेकेंडरी थी, और 3 ईयर का आपका डिग्री कोर्स था। ओके, एंड इसमें से आपको जो आपकी कोठारी कमीशन थी, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें से 3 लैंग्वेज फार्मूला पे फोकस किया गया था। तो कोठारी कमीशन पे किस पे फोकस किया गया था, 3 लैंग्वेज फार्मूला पे आपका मेजर फोकस इस पे किया गया था। तो ये क्वेश्चन अभी तक इसमें आया तो नहीं है सेट पे, पर आगे आ सकता है। जो 3 लैंग्वेज फार्मूला था उसमें से जो फर्स्ट लैंग्वेज होती थी वो आपकी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो आपकी हिंदी या इंग्लिश जो भी है आप उसमें कोई चूज़ कर सकते हैं, और जो थर्ड लैंग्वेज होगी वो आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। ओके, एंड इसमें कहा गया कि जो भी आपका बजट जो भी आपका आएगा उसका जो 6% है ये आपकी एजुकेशन पे स्पेंड किया जाएगा। ओके, तो जो कोठारी कमीशन का क्या था, जो 6% आपका जो बजट का होगा वो आपका एजुकेशन पे स्पेंड किया जाएगा। ओके, तो ये हमने आपको जितनी भी कोठारी कमीशन की इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो बता दिए हैं। अब इसके हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो आपको ये वाला मैंने क्वेश्चन पहले ही करा दिया था कि 5 पॉइंट्स में कौन सा प्रोग्राम प्रेजेंट किया गया था, तो कोठारी कमीशन। एंड हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कोठारी कमीशन, आपको मैंने बताया था दौलत सिंह कोठारी, ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द बजट डिड कोठारी कमीशन रिकमेंडेड टू स्पेंड ऑन एजुकेशन, मैंने आपको बताया 6%। व्हाट वॉज द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ मुदलियार कमीशन, ये आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी एजुकेशन। जो मुदलियार कमीशन है वो हमेशा सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस करेगी। ओके, ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है वॉज रिलेटेड टू, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे रिलेटेड है, प्राइमरी एजुकेशन से। ओके, हाउ मैनी पार्ट्स आर वेयर इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, तो इसके थे 12 पार्ट्स। ओके, जनार्दन रेड्डी रिव्यू कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग, इससे क्वेश्चन आया है तो हम लोग देख लेते हैं। जनार्दन रेड्डी रिव्यू कमेटी, तो इससे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये जो जनार्दन रेड्डी रिव्यू कमेटी है ये आपकी कब बनी थी, तो ये आपकी बनी थी 1992 में। एंड इसका जो अदर नेम है वो है CABE कमेटी। तो अगर कहीं पे CABE कमेटी आ रहा है तो वो भी जनार्दन रेड्डी कमेटी की बात हो रही है। एंड इसका ये बनाई किस लिए गई थी, ये रिव्यू करने के लिए बनाई थी, रिव्यू करने के लिए बनाई गई थी। जो इंडियन नेशनल जो पॉलिसी थी, एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में आई थी, उसको रिव्यू करने के लिए बनाई गई थी। ओके, तो ये जो जनार्दन रेड्डी, इसका मेजर आपको यही याद रखना है कि ये जो इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1986 में आई थी उसके रिव्यू के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। एंड इसमें भी यही बोला गया था कि जो 6% GNP है वो शुड बी अलॉटेड फॉर एजुकेशन में जानी चाहिए आपके बजट की। ओके, एंड इसी के कुछ क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं कौन कौन से हैं। Who talked about providing legal authority to All India Council for Technical Education, तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन POA 1992, तो ये है 23 पार्ट्स में थी। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम, तो कहा किस क्लास से स्टार्ट करी गई थी, क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन की स्टार्टिंग की जानी चाहिए। ओके, एंड ये लास्ट के क्वेश्चन है, बस इसके बाद आपको
कंप्लीट हो गया ये वाला। आपको फुल फॉर्म बताना है मेरू का, MERU का। तो आपको इसका याद रखना है, क्या है इसका फुल फॉर्म? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, याद रखना है। ओके, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट 10+2 स्कूल कैरिकुलम इज रिप्लेस्ड बाय, ये तो आपको पता ही होगा, 53-34। तो किस कैरिकुलम में डिवाइड किया गया था? 53-34 कैरिकुलम स्ट्रक्चर होना चाहिए, 5334। ओके, परख का फुल फॉर्म बताइए। परख स्टैंड फॉर, तो परख का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इसका क्या है फुल फॉर्म? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके, इसके बारे में थोड़ा कर लेते हैं। जो परख होता है और मतलब मेजर ये क्या है, ये आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसमें से आप जाके लर्निंग कर सकते हैं। इसमें से कुछ आपको कुछ सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं और पहले से उसमें से वीडियो रिकॉर्ड होते हैं, आप उससे आप मतलब पढ़ सकते हैं। एंड इसमें से आपको असेसमेंट भी दिया जाता है, असेसमेंट करने के लिए भी दिया जाता है, आपको डिस्कशन फॉरम भी दिया जाता है। तो इसमें करके आपको फ्री एजुकेशन मेजरली दी जाती है। तो इसका आप लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे। परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके, एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, NEP 2020 एम्स इन द हायर एजुकेशन टू इम्प्रूव द ग्रांड इनरोलमेंट रेशियो फ्रॉम, अब ये याद रखना कि 26.3% से 50% जो है वो कब आप अचीव कर लेंगे। तो अचीव करने के लिए क्या बताया गया था? 2035। ओके, 2035। तो ये आप याद रखेंगे। एंड ये हम लोगों का सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो जिसको भी ये हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो, तो वो इसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, तो थैंक यू सो मच।